सबसे बढ़कर पाकिस्तान की बहुत बड़ी इसमें कंट्रीब्यूशन, इनको कन्वर्ज करना बहुत चैलेंजिंग था। इजराइल नहीं चाहता था कि ये एग्रीमेंट साइन हो, वो चाहता था नो वॉर नो पीस के दरमियान में हैंग रहे सारी सिचुएशन। आई एम श्योर ये सैंक्शंस उठाने की बात जरूर हुई होगी। अमेरिकन प्रेसिडेंट अपना इमेज रिलेटिवली जल्दी रिकवर कर सकते। ट्रंप की रिट जिसको कहते हैं ना, उनकी रिट कितनी है नेतन्याहू पर। सर, पाकिस्तान ने तो हम देखने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। पाकिस्तान के इस तारीखी किरदार की दुनिया भर में तारीफें भी हो रही हैं। वाशिंगटन, तेहरान जैसी सख्तगीर कुव्वतों को पाकिस्तान एक मेज पर लाने में आप क्या समझते हैं, कैसे कामयाब हुआ? टर्निंग पॉइंट क्या बना आपकी नजर? जी बहुत शुक्रिया माहम और जहर आपका कि आपने इनवाइट किया। वाकई बहुत अच्छा वक्त भी कह लें या अच्छा मौका है जिसमें ये फाइनली डील हो गई है और बड़े इंतजार के बाद दुनिया ने बड़ा नुकसान उठाया। ना सिर्फ उन दो मुल्कों ने या तीन मुल्कों ने ये डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में थे, बल्कि वो तमाम मेरा ख्याल है 8 बिलियन लोग जो इस पूरे प्लेनेट पर रहते हैं, मेरा ख्याल कोई भी नहीं बचा होगा जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से या और वजूहात की वजह से इफेक्ट ना हुआ हो। ये ऐसी जंग थी जिसने जाहिर है होलनाक शक्ल अख्तियार न सिर्फ रीजन में की, बल्कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक मार्केट्स हैं, ऑयल प्राइसेस हैं, ग्लोबल ट्रेड है, बहुत सारी शिपमेंट है, तो तमाम इफेक्ट हुई थी। तो ये सबसे बढ़कर पाकिस्तान की बहुत बड़ी इसमें कंट्रीब्यूशन परसुएशन की वजह से रही है कि देखिए ऐसे बड़ी साइड जो एक तरफ सुपर पावर है बैक बाय इजराइल, दूसरी तरफ ईरान है जिसको अपनी नई स्ट्रेंथ का पता लगा, स्टेट ऑफ होर्मुज का उसको न्यू फाउंड रियलिटी का पता लगा कि उस पास लीवरेज है, उसने रीजनलाइज कर दिया जंग को। इनको कन्वर्ज करना बहुत चैलेंजिंग था और ऑब्वियसली हुआ होगा इस वजह से कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। फिर नैरेटिव और परसेप्शन दोनों साइडें चाहती हैं कि मेरी फेवर में हो, यानी कि अगर जंग बंद होती है तो ऐसा लगे कि मैं जीता हूँ। इसको बैलेंस करके चलना और खास तौर पर उन स्पॉयलर्स की मौजूदगी में जो नहीं चाहते थे कि ये साइन हो, तो आई थिंक बहुत बड़ी एक दिन भी है और पाकिस्तान के लिए एक न्यू फाउंड एक लीवरेज भी मिला है डिप्लोमेटिकली। बिल्कुल खालिद साहब, जंग बंदी मुआहदे पर सदर ट्रंप ने दस्तखत कर दिए और ईरान की तरफ से भी हमने देखा कि डिजिटल दस्तखत किए गए। इस सारी सूरत हाल के बाद जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि स्पॉयलर मौजूद है, अभी भी कोई इम्कानात लगते हैं कोई मिस एडवेंचर हो सकता है? माहम, ये बुनियादी तौर पर जो डिले हुआ है, इतने हफ्ते आपने देखा नेगोशिएशन चली, इंटेंस और बड़ी पेन टेकिंग थी, वो हुई ही डिले स्पॉयलर्स की वजह से है। जाहिर है जब एक सीज फायर हो जाती है तो फिर निस्बतन आराम से एक रियलाइजेशन आ चुका होता है, न्यू फाउंड रियलिटीज, ग्राउंड रियलिटीज का आपको पता लगता है, अपनी कमजोरियों का, दुश्मन की का तो पता लग जाता है, तो आप एग्रीमेंट की तरफ चले जाते हैं। उस पर फाइनल टचिंग थोड़ा टाइम लगता है कि आपने देखा यहाँ महीनों लगे, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इजराइल नहीं चाहता था कि ये एग्रीमेंट साइन हो। नंबर 1, पहली तो वो नहीं चाहता था कि जंग बंद हो, क्योंकि जंग के अंदर उसको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी कि ईरान को और हिजबुल्लाह को और जहां जहां वो चाहता था सिलेक्टिवली टारगेटिंग करता था। अब उसने देखा कि ये अगर सीज फायर हो गया है तो वो ये नहीं चाहता था ये एग्रीमेंट की तरफ जाए, क्योंकि वो चाहता था नो वॉर नो पीस के दरमियान में हैंग रहे सारी सिचुएशन, ताकि वो फिर एज एंड व्हेन बेसिस पर हिजबुल्लाह को टारगेट कर सके। अभी भी देखिए तकरीबन 15% जो आबादी है लेबनान की वो डिस्प्लेस्ड है, तकरीबन लाखों घर हैं। सबसे ज्यादा इस वक्त जानी नुकसान ईरान से ज्यादा लेबनान में कत्लो गारत किया है इजराइल ने। तो ये प्राइस जो देखिए जो हम नजर भी नहीं आती, और हमेशा जब भी आप देखें इस तरह की जंगें जब हुई हैं, जब से ये पर्टिकुलर हुई है, इजराइल ने एक्सपैंड किया है। कभी वो गाजा पर कब्जा कर लेता है कि जी मेरा इतना परसेंट मेरा हो गया, अब लेबनान पर भी उसने कर लिया मोस्टली 15% के करीब, और वो उसको परमानेंट अपनी सेटलमेंट बनाना चाहता है। तो ये स्पॉयलर्स अपनी जगह डेफिनेटली हैं और उनकी मौजूदगी में यहाँ तक पहुंच जाना वाकई एक बहुत एक मुआजिज़े से कम नहीं। बेशक खालिद साहब, ईरानी मीडिया दावा कर रहा है कि जनेवा दस्तखत से पहले $12 अरब जो हैं वो जारी होंगे, जबकि अमरीकी ब्रीफिंग ये बताती है कि कोई पेश की रकम नहीं मिलने वाली है, बल्कि कारकर्दगी की बुनियाद पर कोई मरहलावार रिलीफ है वो मिलेगा। इस तजाद को कैसे देखते हैं? क्या आप इस तरह की बातों से कोई मामला तय नहीं पाते तो ये मामला खुदा न खास्ता डील डिरेल भी हो सकती है? उज़ैर देखिए, क्योंकि एक तरफ सुपर पावर है और एक तरफ ईरान ने न्यू फाउंड लीवरेज हासिल की है। अब एग्रीमेंट बहुत सारी चीज़ों पे हुआ होगा, अब जब पब्लिक होंगी तो वो अमेरिका के लिए एम्बेरसमेंट है। मेरा भी मानना यही है कि आई एम श्योर ये सैंक्शंस उठाने की बात जरूर हुई होगी और कुछ पैसे जरूर मिले होंगे, लेकिन क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है, जब वो ये कह दे, अगर वो मान जाए ऑफिशियली कि हमने इतने दिए हैं, तो फिर तो ऑलमोस्ट नजर आ गया ना कि कितनी कॉम्प्रोमाइजिंग सूरत हाल से अमेरिका ने ये सुलह की है, ये एग्रीमेंट किया है। तो आई थिंक ऑप्टिकली अमेरिका डिनाइल मोड में रहेगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि मीनिंगफुल जब तक ईरान को नहीं एश्योरेंस हुई होगी, और खास तौर पर जो फ्रोजन इसके एसेट्स हैं उनके बारे में बात आगे नहीं चली होगी। लेकिन अभी भी
फर्क सिर्फ बयानात तक ही रहेगा मेरा ख्याल है, प्रैक्टिकली नहीं होगा। डील होने को मैं नहीं देख पा रहा क्योंकि रियलिज्म आ गया है, सबक सीख लिए हैं दोनों साइड्स ने, नुकसान उठाया है, खास तौर पर ईरान ने डिस्ट्रक्शन का और अमेरिका ने अपने इमेज का। दोनों नुकसान बड़े नाकाबिल तराफी होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का तो फिर भी हो जाता है, यानी आपने बिल्डिंग बनानी है, बिजली घर बनाने हैं, पानी के दोबारा प्लांट लगाने हैं, लेकिन अमेरिका ने जो रेलेवेंस, अपनी इन्फ्लुएंस रीजनल खोया है, उसमें शायद दहाइयां लगी। और आखिरी बात इस सवाल के जवाब में ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट अपना इमेज रिलेटिवली जल्दी रिकवर कर सकते हैं, और वो रिकवर कर सकते हैं बाय मेंटेनिंग जो एग्रीमेंट के अंदर हो वो भी पासदारी करे। लेकिन अगर इजराइल फिर हॉस्टेज बना लेता है तो हम और आप जैसे लोग फिर दोबारा बात करेंगे कि ये असल जंग तो नेतन्याहू ने शुरू की थी, उसी ने खत्म किया और उसी ने सीज फायर को ब्रेक किया, खुदा ना खास। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा खालिद साहब, अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें जो कि हमेशा से कहते रहे कि ओबामा से अच्छी डील मिलाकर दूंगा, और सदर ट्रंप 15 से 20 साल तक ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुंजमद करने और अफजूदा यूरेनियम को मुल्क से बाहर भेजने या तल्फ करने पर इसरार कर रहे हैं, क्या ईरान अपनी रेड लाइन से पीछे हटकर ओबामा दौर की 3.67 जो % अफजूदगी की हद है या इससे कम पर मुस्तकिल समझौता करने के लिए वाकई तैयार होगा? देखिए माम, ईरान का डिले करने का सबसे ज्यादा मेरा ख्याल वजह ही यही थी कि ईरान ने जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है 2015 JCPOA जिसकी बात कर रही हैं, उसमें ईरान ने, अब पहले भी एक तो शायद मैंने प्रोग्राम में अर्ज किया था कि 8 टन अपना न्यूक्लियर रिच मटेरियल दिया था रूस को कैस्पियन सी के रास्ते, वॉलंटरली, बगैर एक बुलेट फायर किए हुए। तो ईरान ने उस वक्त ये रियलाइज किया था कि शायद सैंक्शंस उठ जाएंगी, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी, उसको तेल बेचने दिया जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। न्यूक्लियर एनरिचमेंट के 3.98 तक उसने उस वक्त मान लिया था, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक IAEA की लिमिटेशंस के अंदर है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ना सैंक्शंस उठी, ना इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, बल्कि अमेरिका ने कंसिस्टेंटली रजीम को क्रिटिसाइज भी किया। और ये वो वक्त है ओबामा के बाद, ऑब्वियसली आपने देखा कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी कोई उस पर रिलैक्सेशन नहीं दी, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने आके सस्पेंड कर दिया था JCPOA। तो ईरान ने ये देखा कि मुझे, जिसको कहते हैं ना, गुड बॉय बनने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, और अब ईरान ये इसीलिए डिग्री ऑफ एश्योरेंस ज्यादा चाह रहा था कि मुझे डिग्री ऑफ कंफर्ट या एश्योरेंस दी जाए, और वो भी एक वेरीफाइबल मैकेनिज्म हो जिसके तहत ये सदर या कोई और आने वाला सदर फिर साल 2 साल के बाद फौज लेकर लश्कर कशी ना कर दे कि जनाब मुझे लगता है कि ये हो गया। तो मेरा ख्याल है ईरान रेड लाइन तो अभी क्रॉस नहीं करने देगा, क्योंकि कॉन्शियसली चलेगा, क्योंकि उसने पिछला ट्रैक रिकॉर्ड में देखा था कि उसको वो कंपनसेशन या बेनिफिट्स या डिविडेंड नहीं मिले थे जो उसने साइन करते वक्त जेहन में रखे हुए थे। सही। खालिद साहब, इसराइल के इस डील के कामयाब होने या नाकाम होने में सबसे ज़्यादा किरदार है इसराइल में से नेतन्याहू की बदतरीन शिकस्त के साथ ताबीर किया जा रहा है। ट्रंप भी नेतन्याहू से नाराज़ हैं, चाहे दिखावे के लिए ही सही, लेकिन उन्होंने लबनान पर हमले करके डील को नुकसान तो ज़रूर पहुँचाया नेतन्याहू ने। क्या इसराइल इस मुआहदे को नाकाम बनाने के लिए कोई सिक्योरिटी बेस्ड एडवेंचर कर सकता है? देखिए, ये सबसे बड़ा इम्तिहान है प्रेसिडेंट ट्रंप का, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप इजरायली प्राइम मिनिस्टर को मैनेज कर सकते हैं, मैं सबसे डिसेंट लफ्ज सुबह सुबह इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो मैनेज कह रहा हूँ, इससे ज्यादा सीरियस लफ्ज भी इस्तेमाल हो सकते हैं, तो वो मैनेज कर सकते हैं, तो फिर तो डिपेंड करेगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी भी क्रेडिबिलिटी बहाल रहेगी और इस मुआहदे की भी सैंटिटी रहेगी। लेकिन अगर ये मिसएडवेंचर हुआ, लेबनान में हमले बंद ना हुए, जो कि उनके डिफेंस मिनिस्टर दूसरों ने कहना शुरू कर दिया है कि हम इसको पासदारी नहीं करेंगे, ये हमारे लिए नहीं है कोई बाइंडिंग, तो ये फिर प्रेसिडेंट ट्रंप की क्रेडिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। ये सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को या इस मुआहदे को तो होगा ही होगा। प्रेसिडेंट ट्रंप की इनएबिलिटी होगी कि देखें, वो कहने की हद तक कहते हैं, लेकिन उनकी लिमिटेशन इतनी सीरियस है कि वो इजराइल को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आई थिंक डिपेंडेंट होगा प्रेसिडेंट ट्रंप की रिट, जिसको कहते हैं ना, उनकी रिट कितनी है नेतन्याहू पर, तो सारी की सारी आउटकम उस पर डिपेंडेंट है। सही सही। अच्छा खालिद साहब, स्ट्रेटेजिक लिहाज से आबना हुर्मुज़ की नई हैसियत आप क्या बनते देख रहे हैं? ईरान का मौक़िफ़ था कि आबना हुर्मुज़ का इंतज़ाम अब पहले जैसा नहीं रहेगा, जबकि ट्रंप और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है कि वहाँ किसी किस्म का टोल कबूल नहीं किया जाएगा। तो क्या ईरान टोल टैक्स लेने के फैसले से भी पीछे हटता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, ये ऐसी चीज़ है जिसको मैं फिर कहूँगा कि एक न्यू फाउंड एडवांटेज ईरान को मिली है, और आज नहीं मिली। ये अमेरिका की हिस्ट्री में इस तरह होता आया है कि प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने जब ईरान पर सख्ती की थी, सख्ती से ईरान हमेशा बेहतर कमबैक किया है। रोनाल्ड रेगन ने जब सख्ती की थी तो इन्होंने हिजबुल्लाह बनाई थी,
फिर उसके बाद क्लिंटन ने जब सख्ती की थी तो उन्होंने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया था। फिर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने, जिसने ईरान को एक्सेस ऑफ ईविल कहा था, जब उसने प्रेशर डाला था तो ईरान ने अपना बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल शुरू कर दिया था। तो ये ट्रेडिशनली हिस्ट्री रही है। ईरान को जब आप प्रेशर डालते हैं, ईरान ने अभी 1 साल के अंदर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 2 दफा हमला किया, तो उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का एक कार्ड खेल दिया, जो कि बड़ी कामयाबी से शायद न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा सीरियस है। तो ये ऐसी एक चीज है, हमें ज़हन में रखना चाहिए। मैं लाइटर रोड पे सुबह सुबह करता हूँ, जैसे एक बच्चे को साइकिल चलानी आ जाए ना, तो फिर उसके बाद आप जितना मर्जी उसको मारें कि तुम साइकिल चलानी भूल जाओ, तो वो भूल नहीं सकता। तो इसी तरह स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की साइकिल चलानी आ गई है, तो वो उसको पता है कि अगर मैं अभी मान भी जाऊंगा कि अच्छा चल मैं टोल नहीं लेता, तो आने वाले वक्तों में उसको अपनी लीवरेज, अपनी कैपेसिटी और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की सेंसिटिविटी और ग्लोबल इमेज जो या ग्लोबल जो इफेक्ट्स है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के, उसको पता लग गए। तो अभी अगर वायलेट का करेगा तो ईरान भी शायद नेक्स्ट टाइम वायलेट करे, अगर अभी एग्री कर भी जाए वो। नाकाबंदी यानी जो है वो करना सीख चुका है ईरान। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब आपके।